हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी क्लास 10 सोशल साइंस। मैं आई हूँ कुछ की फैक्ट्स के साथ में। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एनालिसिस करेंगे जो चैप्टर 1 है हिस्ट्री का, उसके जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसी वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 2 की, नेशनलिज्म इन इंडिया की। तो कुछ की फैक्ट्स हम देखेंगे यहाँ पर चैप्टर 1 की जो रिमेनिंग है, और आज स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर 2 हिस्ट्री का, जो कि है नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हम पहले की क्लास में देख चुके हैं। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में किसका रोल था? ओटो वन बिस्मार्क का। आज हम बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली की। तो क्या वैसी ही सिचुएशन थी जैसे जर्मनी में थी इटली की? तो डेफिनेट सी बात है कि उस समय जो आज हम इटली देखते हैं वैसा इटली नहीं था। वो सारे के सारे अलग अलग स्टेट थे और अलग अलग एम्पायर के डोमिनेंस में थे। ठीक है, तो आज जो इटली दिखता है हमें, वो हम बात करें यदि 19th सेंचुरी की, तो 19th सेंचुरी में वैसा नहीं था। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इटली का। आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से यदि समझना चाहते हैं तो बुक साथ में रखिए, और बुक में आप देखिए मैप में इटली का मैप। ठीक है, तो इटली को जब हम देखते हैं तो वो अलग अलग बहुत सारी 7 स्टेट्स में डिवाइड था। ठीक है, चाहे पीडमोंट सार्डिनिया हो, है ना, किंगडम ऑफ टू सिसिली हो, पीपल्स स्टेट थे उसमें, वेनिस, लोम्बार्डी। तो ये सारे के सारे के स्टेट हैं वो अलग अलग थे उस समय पे, वो इटली के अंडर में नहीं थे। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कि जो नॉर्थ वाला पार्ट है, इटली का जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो हैम्सबर्ग डायनेस्टी के अंडर में था। ठीक है, जो कि ऑस्ट्रिया की थी। और यदि हम सदर्न वाले पार्ट की बात करें तो वो जो फ्रांस की जो बर्बन डायनेस्टी थी, ठीक है, बर्बन डायनेस्टी के उसमें था, कब्जे में। और ये वाली जो ब्रांच थी ये स्पेन से आई थी। ठीक है, जो स्पेन से जो ब्रांच आई थी बर्बन डायनेस्टी की, वो यहाँ पर रूल करेगी। और बीच वाला जो मिडिल वाला एरिया है इटली का, वो उस पर पोप का कब्जा था। ठीक, तो इस तरीके से डिवीजन था पूरे इटली का। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि इटली जो था पहले 7 बड़े बड़े एरिस्टोक्रेटिक स्टेट्स में डिवाइड था। तो देखिए, पहला फैक्ट है यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, इटली यूनिफिकेशन वाज लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। जो इटली का यूनिफिकेशन है वो बहुत काफी लंबे समय से चला। यदि हम बात करें कि इटली का जो यूनिफिकेशन है वो बात करें यदि हम बुक से देखें तो ये 1858 का एक मैप दिया हुआ है। और जब तक इसका यूनिफिकेशन नहीं हो जाता, यानी 1871, तो 1871 तक ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड था। धीरे धीरे इसका 3 फेजेस में, 1, 2 एंड 3, 3 फेजेस में इसका जो यूनिफिकेशन है उसकी प्रोसेस पूरी होती है 1858 के बाद में। तो 1860, फिर 60 से लेकर 61, 62, इस तरीके 66 तक, और 66 के बाद में फिर 1871 तक। तो इस तरीके से ये इसके 3 फेजेस डिसाइडेड हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली को आसानी से समझने के लिए। ठीक है, तो एक बार में ही, एक ही समय में, या एक ही साल में ये चीज पूरी नहीं हुई थी। 1858 टू 1871, ठीक है, देयर आर 3 स्टेप्स टू यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 एरिस्टोक्रेटिक स्टेट। अब जैसे मैंने बताया कि आपको कि 7 स्टेट्स में ये डिवाइड था। ठीक है, वेनिस है, लोम्बार्डी है, किंगडम ऑफ टू सिसिली है। ठीक है, तो पीडमोंट सार्डिनिया भी था, तो पीडमोंट और सार्डिनिया, या फिर किंगडम ऑफ सार्डिनिया भी इसको कहा गया है। ठीक है, और वेनिस है। और पोप का कब्जा जो था वो बीच में, अपना जो अभी रोम है इटली पर, इटली की जो कैपिटल है रोम, वहां पर पोप था। और अपना जो वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी बाद में जो पोप के अंडर में ही रहने दिया, यूनिफिकेशन के बाद भी उनको दे दिया गया कि आप चूंकि वहां पर हम देखें तो जो धर्म है, ठीक है, जो रिलीजियस है, तो उसको चर्च को मानने वाले काफी लोग थे। यदि हम उस चीज को भी अंडर में लेते तो उस समय पे जिन्होंने भी उसको इन्वेट किया, चाहे वो कैबूर हो, ठीक है, और जो भी उसमें जो गैरीबाल्डी है, जोसेफ मैज़नी है, इन सभी जो रेवोल्यूशनरी थे, इन सभी ने, और जो विक्टर एमेनुअल था, ठीक है, तो इन्होंने ये चीज डिसाइड की कि यदि हम पोप को, वेटिकन सिटी को भी अपने अंडर में लेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। इससे लोगों का जो धर्म है या उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको ठेस पहुंचेगी, और ये चीज सही नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं 7 स्टेट्स की, हमने अभी बात की। अब आते हैं, जैसे कि मैंने अभी नाम लिया जोसेफ मैज़नी का,
मैज़नी स्टैब्लिश यंग इटली, ठीक है। मैज़नी को हमने पहले भी पढ़ा है, जिसको मेटरनिख ने क्या कहा था, इविल ऑफ जो करंट सोसाइटी है ना, मतलब एरिस्टोक्रेसी, उसके लिए उन्होंने इविल, इसको जोसेफ मैज़नी को, ठीक है। तो मैज़नी जो एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, जो कि कार्बोनरी ग्रुप से थे। कार्बोनरी का जो मीनिंग है वो है कि जो कार्बोनरी ग्रुप मतलब कि जो चारकोल को बर्न करते हैं, जलाते हैं, ठीक है। मतलब चारकोल या कोयले को जो झोंकने वाले व्यक्ति हैं, उसको कहा गया कार्बोनरीज ग्रुप। तो उससे ये बिलोंग करते थे। और यंग इटली, हमने पिछले स्लाइड में भी, पिछली क्लास में देखा था कि यंग इटली नाम की इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, स्टैब्लिश की थी। तो जोसेफ मैज़नी स्टैब्लिश यंग इटली। और काउंट कैबूर, नेक्स्ट है काउंट कैबूर। काउंट कैबूर कौन है? ये जो काउंट कैबूर है वो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय पे सार्डिनिया के, ठीक है। तो जो पीडमोंट सार्डिनिया है उसके प्राइम मिनिस्टर थे काउंट कैबूर। तो काउंट एक वहां पर टाइटल होता था या उपाधि हुआ करती थी, तो कैबूर इनका नाम है और काउंट इनकी उपाधि है। काउंट कैबूर डिप्लोमेटिकली फ्रीड नॉर्दर्न इटली, क्या लिखा हुआ है, डिप्लोमेटिकली फ्रीड नॉर्दर्न पार्ट, मतलब जो इटली का नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, उसको इन्होंने एक टैक्टिक्स के द्वारा या अपनी डिप्लोमेसी के द्वारा इसको वहां पर इसको फ्री कर लिया। यानी वहां पर किसका कब्जा था पहले, वो किसी और के अंडर में थे, यानी किसके, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है वो हैब्सबर्ग डायनेस्टी के, जो कि ऑस्ट्रिया में रूल कर रही थी, उसके अंडर में था। ठीक, तो उससे इन्होंने इसको फ्री करवा लिया। आर्म्ड armed voluntaries, Garibaldi marched into South Italy and the Kingdom of Two Sicilies। अब देखिए आर्म्ड रेवोल्यूशन वॉलेंट्रीज जो थे वो कौन थे, गैरीबाल्डी, ठीक है, कौन थे, गैरीबाल्डी। अब यहाँ पर आर्म वॉलेंट्रीज मतलब इनके पास सेना तो थी, ठीक है, लेकिन ये किसी आर्मी से बिलोंग नहीं करते थे, इनकी खुद की स्वयं सेवक संघ था एक, ठीक है, और इनकी खुद की एक सेना थी, मतलब तो सशस्त्र स्वयं सेवी इनको कहना चाहिए, ठीक है। तो वो ये थे कौन, गैरीबाल्डी। तो गैरीबाल्डी मार्च इनटू साउथ इटली। अब ये किस तरफ से मार्च करते हैं, ये मार्च करते हैं सदर्न इटली, मतलब सदर्न वाला जो पार्ट है, जहां पर उस समय कौन सी डायनेस्टी राज कर रही थी, बर्बन डायनेस्टी, ठीक है। बर्बन डायनेस्टी जो कि कहाँ की, स्पेन की एक ब्रांच थी, ठीक। तो वो वहां पर राज कर रही थी। तो वहां से किसने अपने अभियान को आगे बढ़ाया, गैरीबाल्डी ने, इनटू सदर्न इटली या साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, ठीक है। तो टू सिसिलीज पर इन्होंने धीरे धीरे करके कब्जा कर लिया, यानी टू सिसिली को, तो सिसिलीज को मिलाने का काम किसने किया, गैरीबाल्डी ने। काउंट कैबूर ने क्या किया, जो पीडमोंट सार्डिनिया वाला हिस्सा है उनको इन्होंने कैप्चर कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि नॉर्थ से और साउथ से दोनों तरफ से देखें तो हम इटली को यूनिफाइड करने की प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो गई। बीच वाला बचा एरिया जो कि पोप के अंडर में था, ठीक, धीरे धीरे करके उसको भी ये अपनी डिप्लोमेसी के द्वारा उसको कब्जे में कर लेते हैं। In 1861, Victor Emmanuel II. In 1861, Victor Emmanuel II was declared the king of Italy। ठीक है, अब 1861 में कौन किंग बना, यहाँ पर किसको डिक्लेयर किया गया, यहाँ पर विक्टर इमैनुअल को द सेकंड, ठीक है। विक्टर इमैनुअल द सेकंड जो है वो यहाँ पर किंग बन गए हैं, कहाँ के, इटली के। एंड आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल इटली वाज यूनिफाइड। उसके बाद में क्या होता है, 1861 में जो 1858 के आसपास अपना ये जो अपने क्या कौन थे, काउंट कैबूर, ठीक है, सॉरी, काउंट कैबूर की डेथ हो जाती है 61 या 60 के आसपास। उसके बाद में अब चूंकि इतना समय हो गया था, तो विक्टर एमेनुअल जो है वो भी वहां पर, अब कैसे हमें आगे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना है, कौन कौन सी टेक्टिक्स यूज करनी है इटली की यूनिफिकेशन, वो सारी चीजें वो सीख चुके थे, ठीक है। तो इसके कारण फिर इन्होंने भी जो बीच वाला एरिया है पोप के अंडर वाला, उसको इन्होंने इन्वेड करना शुरू किया और कुछ पॉलिसीज के द्वारा अपने कुछ पॉलिटिकल जो पॉलिसीज थी वो लेकर आए, और जिसके कारण जो बीच वाला एरिया है वो भी, उसको भी यूनिफाइड कर लिया गया, ठीक है। तो मेन पॉइंट्स यहाँ पर याद रखने हैं कि किस किस का पार्टिसिपेशन था, किस किस ने यहाँ पर इटली के यूनिफिकेशन में अपना अपनी भूमिका अदा की। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, काउंट कैबूर की, ठीक है। तो काउंट कैबूर ने चूंकि एक अपनी कूटनीति के द्वारा उसको एक करने की कोशिश की, और सबसे पहला जो फेज था उसमें काउंट कैबूर का रोल था।
इसीलिए कहा गया है, इन तीनों को अलग अलग टाइटल दिए गए हैं। किस किस को? काउंट कैबूर को, जोसेफ मैज़नी को और गैरीबाल्डी को। तो काउंट कैबूर को कहा जाता है द माइंड ऑफ इटली। क्या कहा गया है? द माइंड ऑफ इटली। क्यों? क्योंकि पूरा दिमाग जो है वो किसने इस्तेमाल किया? काउंट कैबूर ने। ओके। और दूसरा है द सोर्ड ऑफ इटली, मतलब इटली की तलवार। इटली की तलवार क्या है? गैरीबाल्डी को, क्योंकि गैरीबाल्डी एक रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने सदर्न पार्ट से रेवोल्यूशनरीज का एक पूरा का पूरा जत्था जखीरा इकट्ठा किया और फिर पूरे जो टू सिसिली वाला जो किंगडम था उसको कैप्चर कर लिया। ठीक, इसीलिए क्या कहा गया? सोर्ड ऑफ इटली किसको कहा गया? गैरीबाल्डी को। और तीसरे बचते हैं जोसेफ मैज़नी। तो मैज़नी को कहा गया है हार्ट ऑफ इटली। क्यों कहा गया? क्योंकि जो फीलिंग्स है वो हमारे हार्ट से जनरेट होती हैं, हार्ट से हमारे निकलती हैं। ठीक है, तो द हार्ट ऑफ इटली किसको कहा गया? जोसेफ मैज़नी को। ठीक है, द सोर्ड ऑफ इटली गैरीबाल्डी एंड द माइंड ऑफ इटली इज कैमूर। ठीक है, इस तरीके से यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है इटली का। ठीक है, आपको ध्यान रखना है पहले 7 स्टेट्स में डिवाइड था, फिर 1858 के बाद में 1871 तक यूनिफिकेशन चलता है अलग अलग 3 फेजेस में। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम एक नए केस पर, जो कि है कहाँ का? ब्रिटेन का। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में क्या हो रहा था? ब्रिटेन में क्या था? देखिए, प्रायर ऑफ 18th सेंचुरी है ना, 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन, है ना, ब्रिटिश नेशन जैसी कोई भी बात नहीं थी। अनलाइक अदर यूरोपियन यूनिफिकेशन, दिस वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ नेशनलिस्ट रिवोल्ट। अब ये कोई नेशनलिस्ट रिवोल्ट के कारण ये सारी चीजें उस समय यहाँ पर नहीं हो रही थी। ब्रिटिश आइलैंड कंसिस्ट ऑफ 4 मेन एथनिक ग्रुप। अब ब्रिटेन की बात कर रहे हैं कि ब्रिटेन का जो केस है एक अनोखा केस क्यों है, क्या यहाँ पर खास था, ये कैसे यूनिफाइड हुए। तो यहाँ बात की जा रही है कि यहाँ पर अलग अलग एथनिक ग्रुप थे। ठीक है, एथनिक ग्रुप का मतलब है कि उन सभी का जो कल्चर है, उन सभी का एक जो रहन सहन है, वो सारी की सारी चीजें मैच करती थी, भले ही वो अलग अलग रीजन में ही क्यों ना रह रहे हो। ठीक है, तो बात करते हैं एथनिक यहाँ पर रीजन थे कौन से? 4 मेन यहाँ पर रीजन थे, जिसमें पहले हैं इंग्लिश, वेल्स, ठीक है, स्कॉटलैंड है ना, या स्कॉटिश और आयरिश। ये 4 से मिलकर बना है। यहाँ पर बात कर रहे हैं जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो इन सब से मिलकर बना इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड आयरिश। ये लोग वहां पर रहते थे, ये 4 एथनिक ग्रुप वहां पर हुआ करते थे। कब की बात हो रही है? स्टार्टिंग में 18th सेंचुरी की। द इंग्लिश नेशन बिकेम पावरफुल एंड वेल्दी। अब इन जो 4 ग्रुप हैं कौन कौन से? इंग्लिश, तो ये वाला जो ग्रुप है इंग्लिश, वेल्स और स्कॉट और आयरिश में से जो इंग्लिश वाला ग्रुप है, ठीक है, तो ये वाला जो ग्रुप है ये थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल और वेल्दी हो जाता है इनके कंपैरिजन में। जो वेल्स, स्कॉट और आयरिश के कंपैरिजन में इंग्लिश वाला जो ग्रुप है वो थोड़ा सा ज्यादा वेल्दी और पावरफुल होता है। The decision for unification was taken by the British Parliament. अब यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा यूनिफिकेशन डिसाइड किया जाता है कि हमें यूनिफिकेशन वाज टेकन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट यहाँ डिसीजन लेती है यूनिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर आपसे एमसीक्यूज में ये हर बार पूछा जाता है, एक्ट ऑफ यूनियन, द एक्ट ऑफ यूनियन का ईयर पूछा जाता है कि द एक्ट ऑफ यूनियन कब साइन किया गया और किस किस के बीच हुआ था। ये हुआ था 1707 में, बिटवीन किसके बीच में हुआ था? इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये टाइम हुआ था, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड कह सकते हैं। लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो ये बात करते हैं यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ पर बन गया एक्ट ऑफ यूनियन से 1707 में। ठीक है, जिसको एक्ट ऑफ यूनियन कहा गया। कौन कौन ऐड हुआ इसमें? इंग्लैंड के साथ स्कॉटलैंड। ठीक है, इनके साथ में एक एग्रीमेंट हुआ एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू। आफ्टर द फेल्ड रिवोल्ट ऑफ कोलस्टोन एंड हिज Irishman in 1798, Ireland was incorporated into the United Kingdom in 1801. Thus Britain was unified. अब बात कर रहे हैं, अभी हमने किसकी बात की
कि इंग्लैंड के साथ में कौन ऐड हुआ, स्कॉटलैंड। ऐसे ही जो जब यहाँ पर जो रिवोल्ट था एक वोल्ट टाउन में हो रहा था, वो जब फेल हो जाता है तो जो आयरिशमैन है, मतलब जो आयरिश लोग हैं, ठीक है, 1798 में जो रिवोल्ट करते हैं वो फेल हो जाता है। तो उसके बाद में जो यूनाइटेड किंगडम है, तो एक में 1801 में जो आयरिश है, ठीक है, आयरिश है, उनको भी यानी आयरलैंड को भी अपने साथ में मिला लेता है, वो भी इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है किसमें, ब्रिटेन के साथ में। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है किसका, यूनाइटेड किंगडम, या जो इसको हम ब्रिटेन कहते हैं। ओके, तो ये केस है कहाँ का, ग्रेट ब्रिटेन का, कि ग्रेट ब्रिटेन कैसे बना। ठीक है, तो स्कॉटलैंड, वेल्स, ठीक है, आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है, इसमें याद रखिए नॉर्दर्न आयरलैंड शामिल, पूरा आयरलैंड नहीं है। तो नॉर्दर्न आयरलैंड और इसके साथ में इंग्लैंड, इन सबसे मिलके ये बन गया ग्रेट ब्रिटेन। तो ये दो केसेस हैं इसमें। और कुछ जो बचा हुआ भाग है जो बच्चों के आपके 10th क्लास बोर्ड के एग्जाम से काम में आएगा, वो बचा हुआ है आपका जो उस समय पे जो विजुअलाइजेशन था, है ना, कि कैसे कौन कौन सा विजुअलाइजेशन के थ्रू कंट्रीज को या नेशंस को दर्शाया गया है, वो स्लाइड में नहीं है, लेकिन आप उसको बुक से कवर कीजिएगा। जैसे कि जर्मेनिया के बारे में, मैरियाना के बारे में, और जो एक इंडिकेशन वाला दिया हुआ है कि उनका जो क्राउन है वो किस चीज को शो कर रहा है, ठीक है, जो सोल्ड है वो किस चीज को इंडिकेट करे। तो इन पर एमसीक्यूज बनते हैं, है ना, और हर बार आते हैं एग्जाम में। तो वो स्लाइड में कवर नहीं है, लेकिन आपको उसको कवर करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आगे स्लाइड में देखते हैं। बचा हुआ है क्या, बॉल्कन इशू, उसके बाद आता है बॉल्कन इशू। तो बॉल्कन जो स्टेट है हमारे, बॉल्कन नेशन जिनको कहा जा रहा है, तो जो यूरोप में बात करें हम साउथ ईस्ट की, ठीक है, साउथ ईस्ट की हम बात करें तो उसको हम बॉल्कन रीजन कहते हैं। जो साउथ ईस्ट पार्ट है उसको हम बॉल्कन रीजन कहते हैं। ठीक है, बॉल्कन रीजन की जो कंट्रीज हैं, देखिए इसमें कई सारी कंट्री हैं, जैसे कि रोमानिया, बुल्गारिया, ठीक है, अल्बेनिया, यूनान, मैसेडोनिया, ठीक है, क्रोएशिया, ये सारी की सारी बहुत सारी कंट्रीज इसमें शामिल हैं पूरे बॉल्कन रीजन में। तो बॉल्कन रीजन में भी एक जो इशू था वो सबसे ज्यादा क्या था, कि ये डिफरेंट डिफरेंट जो जितनी भी ये कंट्रीज हैं, इन पर सभी जो उस समय की जो पावरफुल कंट्रीज थी, ठीक है, चाहे वो रशिया हो गया, चाहे ऑस्ट्रिया हो गया, चाहे ब्रिटेन हो गया, ये सभी अपने अपने यानी कि इंपीरियल पावर यहाँ पर बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, तो इसलिए ये बॉल्कन इश्यू है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हैं, है ना। और ये कौन सा पार्ट है, यदि हम यूरोप में बात करें तो ये साउथ ईस्ट का पार्ट है। साउथ ईस्ट यूरोप इज कॉल्ड बॉल्कन रीजन। ठीक है, तो साउथ ईस्ट का जो यूरोप का जो पार्ट है उसको हम बॉल्कन रीजन कहते हैं। साउथ ईस्ट का जो कौन सा यूरोप का साउथ ईस्ट पार्ट जो है वो बॉल्कन रीजन कहलाता है। Balkan ruled by Ottoman Empire since 15th century। ठीक है, 15th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में था ये। अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भी धीरे धीरे जो कंट्रीज है, चाहे वो यहाँ पर बात करें हम मैसेडोनिया की, बुल्गारिया की, अल्बेनिया की, क्रोएशिया की, है ना, तो ये सभी धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर के कब्जे से छूटना चाहती थी, या फ्री होना चाहती थी, या अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित करना चाहती थी। ठीक है, तो ये इसलिए इस पे बात की गई है। अब रेवोल्यूशनरी ऑफ दिस रीजन डिमांडेड इंडिपेंडेंस, किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर इंडिपेंडेंस की, स्वतंत्र होने की बात की जा रही है, कि इनको यहाँ से स्वतंत्र होना है, यहाँ से इनको इंडिपेंडेंस लेनी है। आफ्टर बॉल्कन स्टेट गॉट इंडिपेंडेंस, दे जेलियस ऑफ ईच अदर एंड वांटेड टू एक्सटेंड देयर टेरिटरीज। अब जब ये धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर से अपने आप को फ्री कर लेते हैं, तो ये आपस में ही एक दूसरे से, मतलब इनके अंदर बहुत ज्यादा जेलस की या जलन की भावना, या दूसरों से इनको compete करने की भावना इनके अंतर्गत आती है, इनके अंदर आती है। और ये आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं और अपनी टेरिटरीज को, अपने क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की कोशिश करने लगते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर एक इशू बनता है बॉल्कन स्टेट में।
क्या कर रहे हैं, आफ्टर बाल्कन स्टेट गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद में जब इनको आजादी मिल गई, तो ये चूंकि आपस में इनके जलन की भावना थी और ये अपनी टेरिटरीज को क्या करना चाह रहे थे, बढ़ाना चाह रहे थे। एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर्स, ठीक है, अब एंट्री होती है यहाँ पर यूरोपियन पावर्स की। यूरोपियन पावर्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो पहला हम देखते हैं ऑस्ट्रो हंगरी, ठीक है, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था, ठीक है, फिर रशिया, फिर यहाँ पर जर्मनी, हम देख चुके हैं कि यूनिफिकेशन हो चुका है जर्मनी का भी, है ना, और ब्रिटेन। ये यहाँ पर ये बड़ी बड़ी जो पावर्स थी, इन सभी ने धीरे धीरे अपना वर्चस्व बनाना शुरू कर दिया। इन सभी पावर्स ने अपना वर्चस्व बनाना शुरू कर दिया बाल्कन स्टेट्स में। वो सभी चाह रहे थे कि हमारी इंपीरियल पावर बढ़े और जितने भी ये जो फ्री हो रहे हैं, जितने भी राज्य, इनको ज्यादा से ज्यादा हम कैप्चर कर सकें। ठीक, wanted to extend their influence, तो क्या बोला, ब्रिटेन wanted to extend their influence, ये अपने इन्फ्लुएंस में उनको लेना चाहते थे, एंड डोमिनेंस ऑन दिस रीजन, और डोमिनेंस भी करना चाहते थे। ठीक है, एक तो इन्फ्लुएंस कर रहे थे इनको, सबको ये प्रभावित कर रहे थे बाल्कन रीजन को, और फिर उन पर डोमिनेंस भी करना चाहते थे इस रीजन पे। दैट मेड दिस एरिया वेरी एक्सप्लोसिव, इस कारण से ये जो एरिया था पूरा का पूरा बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हो गया। This led to series of wars known as World War One. Okay? तो यही जो चीज है, जब ये इतनी बढ़ गई, सभी इंपीरियल पावर अपनी अपनी बढ़ाना चाह रहे, चाहे हम बात करें ब्रिटेन की, चाहे जर्मनी की, चाहे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की, तो ये सभी धीरे धीरे जो बाल्कन स्टेट जो फ्री हो रहे थे, उन सभी पे अपना इंपीरियल पावर बैलेंस करना चाहते थे। ठीक है, तो यही जो चीज है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हो गई, मतलब कहना चाहिए पूरे यूरोप में ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई, है ना, एक तरीके से बारूद का काम करने लगी, और ये हमें देखने मिलता है वर्ल्ड वॉर वन में। ओके, तो वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट होता है 1914 से चलता है 1918 तक। ठीक है, 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट होता है। तो इसके पीछे रीजन ये बाल्कन स्टेट ही थे, जो कि ऑटोमन एम्पायर से रिलीज हुए थे या इंडिपेंडेंट हुए थे। ठीक, तो यहीं से शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर वन की। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। जैसे कि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि आज हम अपना जो सेकंड चैप्टर है उसको भी शुरू करने जा रहे हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो अभी हमने पिछली स्लाइड में ही फर्स्ट चैप्टर जो था उसको खत्म किया वर्ल्ड वॉर वन पे, 1914 टू 1918 जो चलेगा। ठीक है, तो उसी के जो इम्पैक्ट है वहीं से शुरुआत होती है हमारी नेशनलिज्म इन इंडिया की। देखिए, कुछ की फैक्ट्स हम डिस्कस करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया, हम बात कर रहे हैं किसकी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, जो कि कहां से कहां तक हुआ, 1914 टू 1918, created a new political and economic situation. India faced various problems during war period. अब ये जो वॉर पीरियड था 1914 से लेके 18 तक का, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारा इंडिया भी फेस कर रहा था। इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, ठीक है, क्या बढ़ गए थे यहाँ पर, जो डिफेंस एक्सपेंडिचर्स हैं, है ना, यानी युद्ध में जब कोई चीज लगेगी डिफेंस में, रक्षा के क्षेत्र में, तो युद्ध क्षेत्र में बहुत सारे जो एक्सपेंडिचर्स थे, है ना, वो खर्चे हैं जो वो बढ़ चुके थे। ठीक है, इंक्रीज द डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस में एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ चुके थे। प्राइस इंक्रीज थ्रू द वॉरियर्स, ठीक है, अब जो बहुत सारी चीजों के दाम है वो क्या हो चुके थे, बढ़ चुके थे। जो वॉरियर्स थे, यानी इतने सालों के दौरान 1914 से 18 के बीच में जो प्राइस हैं वो काफी चीजों के, सभी चीजों के दाम जो है वो बढ़ चुके थे। फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज, फोर्सफुली क्या किया जा रहा था, जो रूरल एरियाज थे, जो रूरल एरियाज के जो भी यंग जनरेशन है उसमें से उनको फोर्सफुली रिक्रूटमेंट उनके किए जा रहे थे। क्यों, क्योंकि आर्मी कहाँ से आएगी, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर फोर्सफुली रिक्रूटमेंट किए जा रहे थे आर्मी में। तो ये प्रॉब्लम थी। ड्यूरिंग 1918 एंड 1920 टू 21 क्रॉप फेल्ड, देखिए यहाँ पर दो बार क्रॉप फेलियर भी हो रहा है, तो आगे की बात है। ठीक है, क्रॉप फेल्ड इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया, हार्डशिप डिड नॉट एंड आफ्टर अ वॉर वाज ओवर। मतलब ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि 18 तक तो वर्ल्ड वॉर चला, लेकिन उसके बाद भी जो हार्डशिप थी हमारी वो चलती रही। 1980 हो चाहे 1920 21, तो इस तरीके से ये जो हार्डशिप है वो
वॉर खत्म हो जाने से खत्म नहीं हुई, वो चलती रही। ठीक है, ड्यूरिंग 1918 1921 क्रॉप फेलियर, देखते हैं कि क्रॉप फेलियर हो गया मेनी पार्ट्स में इंडिया के, और जो हार्डशिप थी वो खत्म नहीं हुई। At this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle. अब यहाँ पर इस दौर में क्या हो रहा है, this stage a new leader, बहुत सारे न्यू लीडर जो है वो appear होंगे और सजेस्ट करेंगे क्या, एक न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल की। ये हमें सजेस्ट करेंगे कि हमारा जो नया मोड है स्ट्रगल का वो क्या होना चाहिए। तो वर्ल्ड वॉर वन के इम्पैक्ट आपसे पूछे जाते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर्स थे वो इंक्रीज हो चुके थे, प्राइस जो है वो भी हर चीज के इंक्रीज हो चुके थे, और जो फोर्सफुली रिक्रूटमेंट किए जा रहे थे रूरल एरियाज से, और इसका जो इम्पैक्ट है वो आफ्टर वॉर भी हमें देखने को मिलता है कि क्रॉप फेलियर हो गया यहाँ पर, और बहुत सारे पार्ट में इंडिया के, जिसके कारण जो हार्डशिप थी वो खत्म नहीं हुई, वॉर खत्म हो गई लेकिन हार्डशिप हमारी खत्म नहीं हुई। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, जैसे कि बात हो रही है आइडिया ऑफ सत्याग्रह की, तो आप सभी जानते हैं कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह किसका था, गांधी जी का। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि गांधी जी क्या कहते हैं। गांधी जी आ गए हैं वापस, ठीक है, साउथ अफ्रीका से, और ये कब आ गए थे, ये आ गए थे गांधी जी अपने 9 जनवरी 1915, ठीक है, 1915 में गांधी जी वापस आ गए, कहाँ, भारत। अब देखते हैं गांधी जी के आइडियाज क्या कहते हैं। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915 in South Africa. He successfully fought racist racist regime with a novel method of mass agitation which he called सत्याग्रह। ठीक है, अब ये जो पहला प्रयोग है सत्याग्रह का, पहला प्रयोग गांधी जी ने किया साउथ अफ्रीका में, और उसी के, क्योंकि वो किसके खिलाफ किया था, उन्होंने एक जो कहना चाहिए जिसको अपार्थाइड कहते हैं, या फिर जो रेसिस्ट रिजिम था, यानी कि जो रंग भेद नीति थी, उसको लेकर गांधी जी ने वहां पर एक अपना आंदोलन चलाया, और जिसको सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहते हैं। तो गांधी जी ने सबसे पहले शुरुआत की थी साउथ अफ्रीका से, वहां से ही अपने आइडियाज लेकर आए भारत। अब देखिए यहाँ पर गांधी जी ने उसका मतलब क्या बताया है, सत्याग्रह का मीनिंग क्या बताया। सत्याग्रह मीन्स इंस्टेंस ऑन ट्रुथ, ठीक है, हमें किस पे जोर देना है, सच, ठीक है, सत्य पर हमें जोर देना है। इट इज अ नॉन वायलेंस एंड नॉन एग्रेसिव मेथड, कैसी मेथड है ये, नॉन वायलेंस, मतलब इसमें हिंसा नहीं होगी, यानी अहिंसा होगा, पहला इसका मोटिव। दूसरा है नॉन एग्रेसिव, यहाँ पर हमें एग्रेसिव नहीं होना, बहुत ज्यादा किसी चीज पे गुस्सा नहीं आना चाहिए, नॉन एग्रेसिव, और कैसी, नॉन वायलेंस मेथड है ये। पीसफुल मास एजिटेशन अगेंस्ट ऑपरेशन एंड इनजस्टिस, पीसफुल, क्या बात कर रहे हैं, पीस की, शांति की, बिल्कुल शांतिपूर्वक किसी चीज का हमें क्या करना है, अपोज करना है, इसका, इनजस्टिस का, अन्याय का हमें विरोध करना है, लेकिन बिल्कुल शांत तरीके से। इट इज अ मोरल फोर्स, नॉट नॉट पैसिव पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है, ये एक मोरल फोर्स है, आपकी एक नैतिकता पे बल देने वाली बात की गई है ना, इसमें कोई भी, इसमें पैसिव रेजिस्टेंस, नॉट पैसिव रेजिस्टेंस की बात की गई है। सत्याग्रह इज अ नोबल वे ऑफ फाइटिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया, एक नोबल मेथड है, ठीक है, बिल्कुल आराम से करने की है, जिसको हम पीसफुली करेंगे, इसमें किसी भी तरीके के नॉन वायलेंस की बात की गई है, और बिल्कुल आराम से हम भारत में जो कॉलोनियल रूल है उसका हम अपोज करेंगे, ये बात कहते हैं गांधी जी। गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट, अब गांधी जी ने इस सत्याग्रह को बढ़ाने के लिए 3 मूवमेंट चलाए, ठीक है, जिनको सत्याग्रह मूवमेंट्स कहते हैं। तो देखिए पहला जो मूवमेंट है वो चंपारण बिहार से शुरू होता है, जो कि होता है 1917 में, ठीक, तो ये पहला मूवमेंट है गांधी जी का, सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में कहाँ से शुरू होता है, चंपारण बिहार से। दूसरा जो है खेड़ा प्रिजन सत्याग्रह 1917, ये दूसरा है, ठीक है, ये सेकंड है, जो कि कहाँ से होता है, खेड़ा गुजरात से।
तीसरा है अहमदाबाद कॉटन मिल सत्याग्रह 1918, ये है हमारा थर्ड। इस तरीके से ये तीन मूवमेंट जो है गांधी जी के, ये पूछे जाते हैं, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे जाते हैं कि पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था। तो आपको याद रखना है, पहला है हमारा चंपारण, दूसरा है खेड़ा, तीसरा है अहमदाबाद। ठीक, चंपारण इंडिगो पीजेंट सत्याग्रह 1917 लीड बाय गांधी जी। ठीक है, तो पहले हम मूवमेंट को देख रहे हैं यहाँ पर, जो कि 1917 में चलाया गया, जिसको हम चंपारण इंडिगो, ठीक है, इंडिगो उसी में दिया है, मतलब आपको समझ में आया किसको लेकर बात हो रही है यहाँ पर। इंडिगो यानी नील की खेती को लेकर, जो कि कहाँ पर की जा रही है, खेड़ा में, सॉरी चंपारण में। तो चंपारण में नील की खेती को लेकर ये सत्याग्रह है। अगेंस्ट यूरोपियन लैंड ओनर एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, ये किसके अगेंस्ट में था, जो यूरोपियन पॉलिसीज हैं, ठीक है, जो ओनर्स हैं उनके, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, ठीक है, जो लैंड ओनर है उनके और गवर्नमेंट पॉलिसी है। ठीक है, British landowners used to pressure local farmers to grow indigo and buy it in lower prices। ठीक है, बात कर रहे हैं किसकी, कि जो वहां के जो फार्मर्स हैं वो क्या करेंगे, इंडिगो को ग्रो करना ही है ना, यानी इंडिगो को आपको, नील की खेती आपको करना ही है, एंड बाय इट इन लोअर प्राइसेस, और वो क्या करेंगे, उसको खरीद लेंगे बिल्कुल कम दामों में, लोअर प्राइसेस। ठीक है, लोअर प्राइसेस की बात की गई है, बाय इट बाय इन लोअर प्राइसेस। ठीक है, तो ये तीन कटिया पद्धति भी इसको कहा जाता था। नील की जो खेती है वो तीन कटिया पद्धति पर की जाती थी, मतलब आपको अपनी जमीन पर का जो तिहाई हिस्सा है, ठीक है, एक तिहाई हिस्सा जो है उस पर आपको इंडिगो या नील की खेती करना ही है। बाकी बची हुई जमीन पर आप अपने जो रोजमर्रा की चीजें हैं, ठीक है, जो भी खाने पीने के लिए लगा सकते हैं, लेकिन एक तिहाई पर आपको नील ही उगाना होगा। ठीक है, तो ये कहलाती थी तीन कठिया पद्धति। लेकिन आपको याद रखना है कि किसके लिए थी, इंडिगो या नील की क्रॉप को लेकर। इन रिस्पॉन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड गांधी जी एंड लेटर रिलीज। अब इस चीज को लेकर जब इन्होंने ये अभियान मूवमेंट चलाया, ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और उनको बाद में उनको छोड़ दिया गया। फाइनली ब्रिटिश ब्रिटिश अमेंडमेंट्स टू इम्प्रूव पीजेंट सिचुएशन। अच्छा, ये सॉरी, ये दूसरा खेड़ा वाला है। तो अब इसमें देखिए, ये वाला जो है वो किसको लेकर हो गया था, अपना चंपारण का, नील की खेती को। फिर बाद में दूसरा जो आंदोलन हुआ वो था खेड़ा के पीजेंट का, ठीक है, किसान आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह 1917, एक बाय गांधी जी। इसको भी गांधी जी के द्वारा लीड किया गया। क्यों किया गया था, क्यों किया गया था ये खेड़ा का जो मूवमेंट है, क्योंकि खेड़ा जो है गुजरात में, वहां पर क्या हो गया था, फील्ड क्रॉप इन द खेड़ा, खेड़ा में क्या हो गया था, क्रॉप फेलियर हो गया था। इसके अगेंस्ट में यहाँ पर बात की गई है कि गांधी जी ने मूवमेंट चलाया कि चूंकि क्रॉप फेलियर हो गया है, तो उसके कारण जो पीजेंट्स हैं उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन की बात यहाँ पर गांधी जी कर रहे थे। ठीक है, कि जो लगान है वो माफ किया जाए। अब अब आते हैं इसमें, सॉरी, यहाँ पर देखिए, अगेंस्ट एक्स्ट्रा टैक्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। जो एक्स्ट्रा टैक्स है वो वहां पर पीजेंट से मांगा जा रहा था, लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे, क्योंकि जो क्रॉप फेलियर है वहां पे हो चुका था, कहाँ पर, खेड़ा में। तो गांधी जी ने इसका सपोर्ट किया और इनको उसके रिस्पॉन्स में फिर अरेस्ट भी कर लिया गया था, लेकिन फिर रिलीज कर दिया। ठीक है, सरदार वल्लभ, अब जो अगला जो है वो है अपना अहमदाबाद वाला। ठीक है, तो अगेंस्ट बात कर रहे हैं, सरदार पटेल अंडर गांधी जी गाइडेंस लेड द farmers to protest against extra tax and policy. Finally, British amendments to improve peasant situation. ओके, तो सरदार पटेल जी ने इसको फिर लीड किया बाद में, और फिर जो अमेंडमेंट है उसको किया गया इसमें ब्रिटिश रूल में, और फिर पीजेंट्स की सिचुएशन को भी उसमें इम्प्रूव किया गया। ठीक है, तो इसको किसने लीड किया था, तो किसने लीड किया था, सरदार पटेल ने लीड किया था अपना जो खेड़ा वाला आंदोलन। अब आते हैं अहमदाबाद का। ठीक है, अहमदाबाद कॉटन मिल सत्याग्रह इन 1918 लीड बाय गांधी जी। In 1917, a heavy monsoon destroyed the crop of the season and led to an epidemic। अब 1917 में क्या होता है, प्लेग नाम की बीमारी
फैल जाती है, इसमें बात की गई है। अब जो पहले पहले बात तो ये समझे यहाँ पर कि अहमदाबाद जो कॉटन मिल का जो इशू है वो है क्या। तो यहाँ पर जो मिल ऑनर्स थे, ठीक है, यानी कि जो मालिक थे और मजदूर थे, है ना, मिल मालिक और जो मजदूर थे उनके बीच में ये संघर्ष की कहानी है कि जो मिल मालिक हैं और जो मजदूर हैं, ठीक है, तो जो मिल मालिक हैं वो वहां पर उनके लिए क्योंकि प्लेग फैल गया था तो वो वहां पर बात कर रहे थे कि जो यहाँ पर हमें उसका हर्जाना दिया जाए, उसके लिए क्लेम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर वो उस क्लेम को उतने परसेंटेज पर नहीं देने वाले थे, कौन, मिल मालिक। और मजदूर वहां पर बात कर रहे थे कि हमें इसका, यहाँ पर चूंकि इतने लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई है प्लेग के कारण, उसका बात कर रहे थे, वो क्लेम कर रहे थे, ठीक है, तो उसके लिए बात की गई है अहमदाबाद के आंदोलन में। ठीक है, तो वर्कर्स वांट हाई वेजेस एंड प्ले बोनस, किसकी बात कर रहे हैं कि जो वेजेस हैं उनके बढ़ा दिए जाएं, मतलब उनकी जो मजदूरी जो भत्ता दिया जाता है उसको दिया जाए, और जो प्लेग बोनस है वो भी उनको दिया जाए, क्योंकि प्लेग फैल गया था। ठीक है, तो वो दोनों की डिमांड कर रहे थे कि हाई वेजेस भी हो और हमें जो बोनस है वो भी दिया जाए। गांधी जी ऑर्गेनाइज द पीसफुल स्ट्राइक, गांधी जी ने इसके लिए पीसफुल स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की। इसके लिए अहमदाबाद का जो अपना सत्याग्रह किया उसके लिए। फाइनली वर्कर्स गेट बेनिफिट्स, और इसके बाद जो वर्कर्स हैं उनके लिए यहाँ पर बेनिफिट दिया गया। ठीक है, इस तरीके से ये गांधी जी के तीनों मूवमेंट्स आपको याद रखने हैं जो कि सत्याग्रह के, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह पर बेस्ड थे। ठीक है, तो पहला है चंपारण, दूसरा है खेड़ा और तीसरा है अहमदाबाद का। इनके आपके को ईयर और क्रोनोलॉजी याद रखना है। ठीक है, और तीनों के इशू भी याद रखने हैं कि किस किस इशू को लेकर हुए थे। ठीक, तो पहला जो था वो किसके लिए था, इंडिगो प्लांटेशन के लिए था। ठीक है, दूसरा जो था वो पीजेंट्स की, है ना, ये जो किसान थे उनकी किसान आंदोलन था, उसको जिसको लीड किया किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और लास्ट था अहमदाबाद का जो कि मिल मजदूरों के और मिल मालिकों के बीच में था, बोनस को लेकर, प्लेग को लेकर। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, कुछ नए फैक्ट्स के साथ में। तब के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।